हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 5 रिमझिम का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी यानी पत्र, सफ़र यानी यात्रा करना। तो हम चिट्ठी का सफ़र इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, यानी अपने जब आप 10-12 साल के रहे होंगे तब अपनी लाइफ में कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते यानी एड्रेस और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, यानी जब आपने पत्र लिखे होंगे तो वे पत्र अपने सही एड्रेस और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, यानी ये सब प्रकार की बातें होती हैं। और तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि ये सब प्रश्न है वो उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, यानी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि जो डाक टिकट है वो लगाया ही क्यों जाए, और पूरे और ठीक पते से यानी एड्रेस से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। तो इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। यानी कुछ सवाल हैं उसका जवाब शायद तुम्हारे पास हो सकता है, और ख़ासकर उन लोगों के पास जो डाक टिकटें हैं वो इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। और इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखो। गौर से देखना यानी ध्यान से देखो। दोनों पत्तों को दी गई जगह में लिखो। तो यहाँ जो आप दो डाक टिकटें देख रहे हैं, तो पहले में जो गांधी जी की फ़ोटो है और यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और जो दूसरी आपको टिकट दिखाई दे रही है इसमें लिखा हुआ है कि श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016, यानी जो 110016 है ये पिन कोड नंबर है, और जो मार्ग है वो नई दिल्ली है, यानी ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से भिन्न है। ये दोनों पत्ते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पत्ते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वृद्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत यानी मकान या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। यानी दोनों पत्ते हैं वो भिन्न भिन्न हैं, और पत्ते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ, यानी छोटी से बड़ी भौगोलिक जो इकाई है उसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। यानी छोटी से बड़ी जो भौगोलिक इकाई है उसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम घर के नंबर लिखते हैं, जैसे आपके घर के नंबर हैं 112234। उसके बाद में हम गली या मोहल्ले का नाम लिखते हैं, जैसे आपके गली या मोहल्ले का नाम है आवास विकास। इसके बाद में हम शहर के जिस हिस्से में है उस शहर का नाम, उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, जैसे आपके शहर का नाम है चंडीगढ़, तो शहर के नाम के बाद लिखे अंक को, यानी जो अंक लिखे हुए होते हैं शहर के नाम के बाद, उसको हम पिन कोड कहते हैं। और हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है, यानी ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। तो हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, यानी इस कारण से इनकी ज़रूरत होती है पिन कोड की। और पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है, इस कारण पिन कोड की ज़रूरत पड़ती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यानी यहाँ लिखा गया कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्यों होती है, क्या है, तो इसीलिए पिन कोड की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार है वो गांव शहर हैं उनके एक जैसे नाम होते हैं, तो हमें जो गंतव्य स्थान है उसका पता लगाने में है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इस कारण पिन कोड की ज़रूरत होती है।
पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड यानी जो पिन कोड है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, यानी पिन शब्द है वो पोस्टल इंडेक्स का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है, यानी जो पिन कोड नंबर है वो 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016, तो इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। पहला अंक यानी 1 अंक है, जो 1 अंक है वो ये बताता है कि ये पिन कोड नंबर है या तो दिल्ली का हो सकता है, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर, इसमें से किसी का है। अगले 2 अंक यानी 10 ये तय करते हैं कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है, यानी पिन कोड की जानकारी है वो डाकघर से प्राप्त आप कर सकते हो, की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है, यानी टिकट संग्रह का शौक है वो काफ़ी लोकप्रिय है, यानी उनको इकट्ठा करने का शौक किसी को होता है तो वो काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास का होता रहा। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, यानी बहुत पुराने समय यानी बहुत समय पहले की बातें हैं कि बहुत समय पहले हैं वो कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संसार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे हैं। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे हैं। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, यानी पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास तो घुड़सवार हरकारे होते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है, यानी आज भी भारतीय डाक सेवा है वो दुर्गम एवं पहाड़ी जो इलाके हैं वहां तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है और यह सोचकर आश्चर्य भी होता है, यानी ताजुब होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं, यानी कबूतर हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रजातियां होती है कबूतर की और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो
कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। यानी ये सोचना है कि आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता है, और उन प्रवासी पक्षियों के बारे में भी सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता है वो सही जगह तय कर लेते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। यानी जो उड़ीसा पुलिस है वो खास तौर पर जो हुमर प्रजाति के कबूतर हैं उनका इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाके हैं उनमें संदेश पहुंचाने का काम कार्य है वो कर रही है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है। यानी कबूतरों की जो संदेश सेवा है, जो काम है वो बहुत ही सस्ता है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। और इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल का होता है और ये 8-10 साल तक ये बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दें। यानी अगर कोई बाज हमला कर दे तो भी दूसरा जो कबूतर है वो संदेश पहुंचा दे, इसलिए 2 कबूतरों को भेजा जाता है। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। और यह रहा उसका पता, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, पेज नंबर 11, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। तो इस प्रकार से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर है चींटी का सफ़र, इसका बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।